वेलकम बैक। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका में दो अदालती जंगों का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने पटिशनर करीम खान के ज़रिए एक यहाँ पे पटिशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। लीगल नोटिस उन्होंने भिजवा दिए हैं अमेरिकी वज़ीर दफ़ा रॉबर्ट गेट्स को, CIA चीफ लियोन पैनेटा को, और पाकिस्तान में जो यहाँ पे लोकल CIA के ऑपरेटर हैं जोनाथन बैंक, उनको। और उनसे मैं बात करेंगे। शहजाद साहब ये बताइएगा कि आपने अपनी पटिशन में ये लिखा है कि जोनाथन बैंक का नाम ECL पर डाला जाए। ज़ाहिर है वो US एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, उनका वीज़ा किसी न किसी स्टेटस का होगा, उनको कैसे ECL पर डाला जा सकता है? जी, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास कोई डिप्लोमेटिक वीज़ा नहीं है और ना ही कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट है और वो एम्प्लॉई हैं CIA के, तो उन्हें ज़रूर ECL पर डाला जा सकता है। हम रिक्वेस्ट तो अदालत से करेंगे। और अगर इसमें अहम बात यह है कि अगर अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन होती है अदालत में या नहीं होती, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हमारा ही वर्जन माना जाएगा, क्योंकि हम इसको दीवानी अदालत में लेके जा रहे हैं। तो अगर आपका वर्जन माना जाता है तो क्या एक्स पार्टी डिसीजन होगा? बिल्कुल, अगर वो उस मुकदमे में शामिल नहीं होंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन तो लाजमी होगा। ये तो हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर एक्स पार्टी डिसीजन हो जाए एक शख्स जोनाथन बैंक के खिलाफ? जी देखिए, ना जब एक्स पार्टी डिसीजन होगा तो बाकियों के खिलाफ भी होगा, और उसके फिर अगर एक्स पार्टी डिसीजन के बाद हम उसकी इन्फोर्समेंट की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट ही तो सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, यहाँ तो रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, अदालत चाहे कोई भी हो, छोटी अदालत हो बड़ी हो, उसकी एक मॉरल वैल्यू होती है, उसकी जजमेंट की एक मॉरल वैल्यू होती है। और उसके बाद जो प्रेशर बिल्ड होगा अमेरिका या अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, दे वुड हैव टू रिप्लाई, उनको वापस आके हमें जवाब देना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये मॉरल प्रेशर और लीगल प्रेशर आप बिल्ड कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं इसको? जी, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें मज़ीद जो इसके इनोसेंट विक्टिम्स हैं वो आके ज्वाइन करें, और हमारा ऑलरेडी लोगों ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया है। एक उसका सिफ्टिंग का प्रोसेस है जिसके तहत हम देख रहे हैं और उनके शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, और जितने हमारे पास आते जाएंगे क्लेमेंट, हम उनका केस फाइल करते जाएंगे। इसमें और चीज़ जिसका हम बगौर मुआयना कर रहे हैं कि हम इस केस को यूनाइटेड स्टेट्स में भी वहाँ की अदालतों में लेके जाएं। उसमें जिस तरह सूफी साहब ने जिक्र किया एलियन टॉर्च एक्ट का, उसके तहत भी लेके जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ कबातें हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अगर हमें कोई डुअल नेशनल मिल जाता है जिसकी जो लीगल एयर है ऑफ एनी ऑफ द विक्टिम्स, और उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी या ग्रीन कार्ड है, तो उसका क्लेम फिर वहाँ के लोकल टॉर्ट लॉ के तहत चल सकेगा, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा। इसमें एक एग्जांपल मौजूद है कि एक यमनी ड्रोन अटैक के नतीजे में हलाक होने वाले विक्टिम का केस इस तरह से अमेरिका में फ़ाइल किया जा चुका है ऑलरेडी। ये फवाद चौधरी साहब, आप सुन रहे होंगे बात यहाँ पे। अहमद बिलाल सूफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे वापस आऊँगा। सिर्फ मुझे ये फवाद साहब ये बता दीजिएगा कि अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों जिम्मेदार हैं इन हालात के, और जो बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, और जिसका एक नतीजा तो आप देख रहे हैं। आपके लीडर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अभी न्यूज़वीक में आर्टिकल लिखा है, डोंट मैस विद पाकिस्तान। क्या ये उनका पैगाम था उस वक्त भी जब वो सदर थे? यकीनी तौर पे उस वक्त तो यही पैगाम था। और जैसे कि मैंने आपको फिगर्स कोट किए हैं कि उस वक्त ड्रोन हमलों की तादाद क्या थी और उनके जाने के बाद पाकिस्तान में ड्रोन वो तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया ना। लेकिन फवाद साहब, उन्होंने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया ना। नहीं, प्रेसिडेंट सेट इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी भरपूर एहतजाज किया था ड्रोन हमलों के ऊपर। देखिए, इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर अगर आप गौर करें तो हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए या ड्रोन हमले गलत हैं। इनका ये कहना है कि आप टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करें ताकि ड्रोन हमले जो हो रहे हैं वो हम करें। और ये जो फिगर्स आपने कोट की हैं, ये भी जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत अमेरिका एडमिट नहीं करती, और वो ये समझते हैं कि जो ड्रोन हमले हैं वो इंतहाई प्रिसाइज टारगेट्स को हिट करते हैं और उनमें ज़्यादातर दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ये जो स्टेटेड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ड्रोन अटैक की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक, आपको ड्रोन अटैक्स पे एतराज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये एतराज़ है कि वो हमले कौन कर रहा है ये। लेकिन यहाँ अंसार अब्बासी साहब आपसे, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी यही है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब आपसे कुछ इख्तिलाफ करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त। इसमें जो फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन की अपनी फिगर्स हैं कि लेस दैन 10% जो लोग हलाक हुए हैं उनके बकौल वो टेररिस्ट थे, उनके बकौल। मेजॉरिटी वो भी कहते हैं कोलैटरल डैमेज है, मेजॉरिटी स्टेटेड वर्जन्स नहीं है, ना ही वास्ट मेजॉरिटी इनोसेंट लोगों की थी, ना ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाले जो है इसको तस्लीम करते हैं। देखिए, वास्ट मेजॉरिटी इनोसेंट्स की है, और ये हमारी गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजीशन ये नहीं है। वैसे जो कह रहे हैं ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि ड्रोन अटैक्स, मुशर्रफ ने ये माशाल्लाह रास्ता दिखाया,
और इन्होंने जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, तो 4 हुए, अगर नहीं मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको देखिए फवाद 5 हमले हुए हैं। फवाद साहब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि बिल्कुल इस बीमारी का इस रास्ता, ये जो गलत रास्ता दिखाया मुशर्रफ साहब ने, और अब ये हमारी आदत बन चुकी है, विच इज अ शेम। और आपको मैं एक और बात बता दूं, परवेज मुशर्रफ दौर में ये हमले नहीं हुए थे। सबसे पहला मिसाइल अटैक जो है वो नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसामा बिन लादेन के ऊपर किया गया था, जब बिल क्लिंटन वहां पे प्रेसिडेंट थे। और आपको याद होगा कि उसके कुछ हिस्से पाकिस्तान में मरे थे और गिरे थे, और उस वक्त डीजीआईबी को सैक किया गया था बाद में। बाजोड़ में जो सबसे पहला अटैक हुआ, किसी एक शख्स की पॉलिसी नहीं होती। बाजोड़ में जो सबसे पहला अटैक हुआ, बाजोड़ के मदरसे में, जिसमें 70 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, इनोसेंट बच्चे शहीद हुए थे। वो नहीं सुने तो सही, और जो परवेज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म से, तो पहला हमला मिसाइल, नहीं बात सुने, वो जो बच्चे 70 से ज्यादा जो शहीद हुए थे वो ड्रोन अटैक से हुए थे, और मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ये हमारी फौज ने मारे हैं। और उसके ऊपर दरगई में पहला खुदकुश अटैक हुआ पाकिस्तान की फौज के ऊपर, उससे पहले कभी भी नहीं पहला हुआ। और फिर ये जो सारा गंद हुआ, ये जो इन्होंने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया मुशर्रफ ने, ये जितना भी, तो परवेज मुशर्रफ चले गए ना, परवेज मुशर्रफ तो चले गए 2007 में। लेकिन फवाद साहब, हाँ ये बात ठीक है, वो चले गए हैं, हमले हो गए, रोक लिए जाते। बात ठीक है आपकी कि वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने ज़ाहिर एक रास्ता तो दिखाया। और वही जो यमन के सदर कह रहे थे कि वो कैंसर छोड़ गए हैं, पाकिस्तान में कैंसर छोड़ गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को फोकस करना चाहूँगा। फवाद साहब, अभी आपके पास दोबारा वापस आते हैं। अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा कि जो अभी शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे कि वो यूएस कोर्ट में भी लेके जाएंगे जी, और भी ज़ाहिर मैंने जैसे कि बताया 1805 तो हमारे पास फिगर है जो बेगुनाह लोग जी, तो क्यों नहीं अमेरिका में लोग जा रहे हैं, और जो वो कानूनी पेचीदगियाँ बता रहे हैं वो दूर हो सकती हैं? जी, वो दूर हो सकती हैं, उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अमेरिका में इस तरह के एक्शंस को कहते हैं क्लास एक्शंस, कि जहाँ बेशुमार लोग जो कि मुतासर हों किसी एक ख़ास एक्शन से। आपको याद होगा इंडिया में वो केमिकल प्लांट में इसी तरह का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद जो इंडियंस थे उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लास एक्शन यूएस में किया था। तो इसी तरह जो लोग मुतासरीन होते हैं, सिमिलरली सिचुएटेड मुतासरीन होते हैं, वो यकमुश्त एक ग्रुप की शक्ल में क्लास एक्शन बनाकर यूएस कोर्ट्स में जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शहजाद साहब इन चीज़ों को बगौर जायज़ा ले रहे होंगे। शायद इनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि एक केस जो यहाँ उन्होंने फाइल करने का कहा है, कुछ केस ये वहाँ भी कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि अगर अमेरिका में कोई पाकिस्तानी चला जाता है और वहाँ केस कर देता है अमेरिका के ख़िलाफ़ कि ड्रोन अटैक से ये गैर कानूनी तौर पे हमारा बंदा जाँ बहक हुआ है, और उस पे वो फिर प्रोड्यूस कर देते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का इजाज़तनामा या सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इजाज़तनामा, तो फिर हम क्या मुँह दिखाएंगे? अब साथ सर कानूनी तौर पे इस पर कानूनी तौर पर लीगैलिटी ऑफ ड्रोन अटैक्स इन पाकिस्तान एज अ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान बहुत काम हो रहा है दुनिया में। और इसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी स्कॉलर काम कर रहे हैं, रीडिंग्स यूनिवर्सिटी यूके में इस पे काम हो रहा है। वो प्रोफेसर अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, हम उनके लिए एक ग्रुप डिस्कशन अरेंज कर रहे हैं उसके लिए। मुझे और भी कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही हैं स्कॉलर्स की जो इस इशू पे काम कर रहे हैं। जब उनसे मैं एकेडमिकली इंटरेक्ट करता हूँ तो वो एक सवाल उनके जहनों में है, वो ये कहते हैं कि लीगैलिटी ऑफ ड्रोन अटैक जो है इन द थर्ड कंट्री इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द स्टेट वेयर अटैक्स टेक प्लेस। पाकिस्तान का कंसेंट एम्बिगुअस है, so we cannot make up our mind regarding the legality of the attack. Ambiguous तो इसलिए ना कि हम officially ऑफिशियली, लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसा इजाजतनामा लिखा हुआ तो फिर वो तो फिर बहुत डैमेजिंग होगा, बहुत डैमेजिंग होगा। लेकिन मेरे ख्याल है जो शहजाद साहब का केस है या इस तरह का कोई और केस है, उसके दो पहलू हैं। एक तो वो इलीगैलिटी ऑफ ड्रोन अटैक पर मबनी है, दूसरा ये कि नॉट विथ स्टैंडिंग द इलीगैलिटी, अगर आप कोई वेपन यूज़ भी करते हैं ना पीस टाइम, तो आपने उसको मिलिट्री पर्पस के लिए फोकस करना है। एंसिलरी डैमेज जो है वो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, वो कहीं ऑथराइज नहीं है, और उस डैमेज के टॉशियस डैमेजेस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को डिफेंड तो करते हैं, अभी इस वक्त मैं आपसे कोई सवाल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में नहीं करना चाहता। सिर्फ आप एक वकील भी हैं ना, आपकी अपनी भी पहचान है परवेज़ मुशर्रफ साहब के अलावा। आप वकील के तौर पर ये बताएं, कानूनी तौर पर क्या ये केस जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने किया है करीम खान का, ये केस मजबूत है? देखिए, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो सिर्फ चंद महीने पहले इस्लामाबाद में काफ़ी खबरें भी छपी थी। ऑस्ट्रेलियन एक हाई कमिश्नर थे जिन्होंने एक रेंट पे घर लिया और उस घर को बाद में उन्होंने किराया नहीं दिया और वो खाली करने से भी इनकारी थे और किराया भी नहीं दे रहे थे, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम की गई थी कोर्ट से कि जी इनको नहीं जो है वो निकाला जा सकता।
तो लेटेस्ट जो जजमेंट आया उसमें हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि जो पर्सनल एक्शंस हैं उनके ऊपर तो डिप्लोमेटिक जो है इम्यूनिटी जो है वो वैसे ही लागू नहीं होती इस तरह के केसेस में। एक तो ये हमारे पास केस है। दूसरा, जिस तरह अमर कह रहे हैं कि ये एक बड़ी यूनिक केस होगा जिसमें हम देखें कि अभी जैसे ये कह रहे हैं CIA के जो यहाँ पे डायरेक्टर है जिसको इन्होंने इम्प्लीड किया है, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं अगर उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है फिर तो शायद मामला तो और आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वो कॉल करते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उनकी जो बिजनेस है जो वो ये कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक है या नहीं है। और अगर वो नहीं है, जो यकीनन नहीं है, तो फिर आप हो सकता है कि अदालत उसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उठा दे। इसमें अगर अमेरिका ने, जाहिर अमेरिका अपने बंदे को डिफेंड तो करेगा, उनके लॉयर्स भी आएंगे, और अगर उन्होंने उस मौके पर कहीं ये कागज़ पेश कर दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले इजाज़त दी थी, तो फिर कैसे डिफेंड किया जाएगा? ऐसा कोई कागज़ नहीं होगा, आप यकीन रखें, और पाकिस्तान की हुकूमत पे यकीन रखें, परवेज़ मुशर्रफ पर यकीन रखें, और इवन मौजूदा हुकूमत पे यकीन रखें। कोई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को इस तरह से नहीं देता। इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। आपने बड़ी अहम बात की है कि परवेज़ मुशर्रफ पर यकीन रखें, इस मौजूदा हुकूमत पर यकीन रखें, ये आपने कहा है। ब्रेक के बाद आएंगे और इसी पर बात करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिएगा।